बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। अच्छा, बैक्टीरिया की जब इंपॉर्टेंस की बात आए, बल्कि बैक्टीरिया की क्या किसी भी चीज़ की जब इंपॉर्टेंस की बात आए तो उसको दोनों एस्पेक्ट से डिस्कस किया जाता है। उसके जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, उसको भी डिस्कस किया जाता है। नुकसानदेह जो चीज़ें हैं, हार्मफुल जो चीज़ें हैं, उनको भी डिस्कस किया जाता है। वजह क्या है? क्योंकि किसी भी चीज़ के अगर हमें बेनिफिट्स मालूम हो तो हम उन बेनिफिट्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और किसी चीज़ के अगर हमें नुकसानात मालूम हो तो उन नुकसानात से बचने के लिए हम इक़दाम कर सकते हैं। तो इस वजह से कोई भी चीज़ है, जब हम उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो उसको दोनों पहलुओं से डिस्कस किया जाता है, उसके फ़ायदेमंद एस्पेक्ट, उसके नुकसानदेह एस्पेक्ट। इसी तरह बैक्टीरिया के पास भी दोनों किस्म के आपके एस्पेक्ट हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आमतौर पर उन बैक्टीरिया को डिस्कस किया गया जिनसे हमें फ़ायदा मिलता है। तो बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, नॉट फॉर इन्वायरमेंट, सिर्फ इन्वायरमेंट के अलावा नहीं, बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव बेनिफिशियल, इनके फ़ायदेमंद एस्पेक्ट भी हैं एंड हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। लेकिन हमने इस चैप्टर में सिर्फ बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करना है। जो सबसे अहम चीज़ बैक्टीरिया का इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक़ है, दे आर द रीसाइक्लर ऑफ नेचर। रीसाइक्लिंग कहते हैं किसी चीज़ का इस्तेमाल होने के बाद दोबारा बन जाना, तो इसको हम कहते हैं रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग ऑफ नेचर से क्या मुराद है? देखो, हमारे पास एक जो भी इन्वायरमेंट है उसमें दुनिया की कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर जो एलिमेंट है वो लिमिटेड है। वो क्या है? लिमिटेड है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में लिमिटेड है। ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इन एलिमेंट के अंदर कमी आ जाएगी, और अगर यही काम चलता रहा कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से चीज़ें लें, इस्तेमाल करें, और तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एलिमेंट ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये ख़त्म हो गए तो लाइफ वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अगले जो आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको जब एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो वो वैसे ही ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन ये एलिमेंट जब से दुनिया के अंदर लाइफ का आगाज़ हुआ है, उस वक्त से ऑर्गेनिज्म इन एलिमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स के अंदर अभी तक कमी क्यों नहीं आ रही, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि एक रीसाइक्लिंग का प्रोसीजर इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जब उनकी डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडीज़ को तोड़ के, ख़ास तौर पे दो बड़े मशहूर ऑर्गेनिज्म है, एक फंजाई जो सबसे टॉप पे आता है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया। ये उन डेड बॉडीज़ को तोड़ के जो ऑर्गेनिज्म की होती है उन एलिमेंट को दोबारा नेचर में वापस लेके आते हैं। तो इस तरह चूँकि जो एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे थे वो साथ के साथ दोबारा बन भी रहे हैं, दोबारा इन्वायरमेंट में वापस भी आ रहे हैं, इस वजह से उन एलिमेंट की कमी नहीं आती। अच्छा, ये जो एलिमेंट का इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाना और ऑर्गेनिज्म के बाद दोबारा इन्वायरमेंट में वापस आना, इसको कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। ये चार वर्ड का साइकिल, जो चीज़ बार बार हो रही हो। केमिकल, ये केमिकल के साइकिल हैं, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ये केमिकल के साइकिल हैं। और इसमें हो क्या रहा? जियो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बायो, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान जो मूवमेंट ऑफ या सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स हो रही है, इसको कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। और इन्वायरमेंट में जितने भी बायो जियो केमिकल साइकिल चल रहे हैं, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, उसमें बैक्टीरिया लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात लिखी गई है, बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन द ऑलमोस्ट ऑल बायोजियोकेमिकल साइकिल इन विच। इस बायोजियोकेमिकल साइकिल में होगा क्या रहा है कि जो डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह, मूव टू एंड फ्रू, वो आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और किसके दरमियान? बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के दरमियान। जैसे हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर वो नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उन नाइट्रेट को दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरह ये जो नाइट्रोजन का साइकिल चल रहा है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की जैसे एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और एजोबैक्टर। इसी तरह डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एग्जांपल है सोडोमोनास। तो इनकी वजह से जो नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो डेड बॉडीज़ को तोड़ते हैं, उससे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को निकाल के वापस इन्वायरमेंट को देते हैं। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साइकिल को
कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस की बात आती है तो आमतौर पे हमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है, ठीक है। फूड तो बनता ही बनता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है। वो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आती है तो वो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है जो ऑक्सीजन हमने इस्तेमाल की, जानवरों ने इस्तेमाल की या दूसरे ऑर्गेनिज्म ने इस्तेमाल की। तो जैसे हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एक पूरा ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया, तो ये हमारे ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट के कंटेंट है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। इसी तरह दूसरी जो इम्पोर्टेंस है कि बैक्टीरिया काफ़ी सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनवाने में हेल्प करता है। जैसे फूड की बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, मैनी बैक्टीरिया जैसे एक बड़ा मशहूर बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, और ये इसको दही के लिहाज से बड़ा याद किया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे यीस्ट, ये फंजाई का एक मेंबर है, मोल्ड फंजाई का एक मेंबर है, इन सारों के अंदर एक प्रॉपर्टी है फर्मेंटेशन की, कि ये फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन को कहा जाता है। अच्छा, जितने भी फर्मेंटेड फूड हैं, जैसे मिसाल के तौर पे चीज़ जिसको पनीर कहा जाता है, विनीगर सिरका, सोया सॉस, पिकल ये जो अचार होता है, इसी तरह दही होती है, योगर्ट, इसी तरह ये जितने भी ब्रेड्स वगैरह होती हैं, ये सारी की सारी, इसी तरह जो शराब होती है, वाइन्स, तो ये सारी फर्मेंटेशन के बाद बनती है। तो इन सारे फूड की प्रोडक्ट बनाने में इन बैक्टीरिया और इन फंजाई का रोल है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्रियल आगे दो कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ की बहुत मशहूर है, फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल। फार्मास्यूटिकल का ताल्लुक मेडिसिन से रिलेटेड है, और एग्रोकेमिकल्स ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर के केमिकल्स को बनाया जाए, ज़राअत के लिए जैसे स्प्रे वगैरह। तो ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत सारे केमिकल्स को इन इंडस्ट्री में बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारे पास मेडिसिन है, एंटीबायोटिक का ग्रुप है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर हम चमड़े के जो इंडस्ट्री है, चमड़े की जो इंडस्ट्री है, उसमें भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। जो एनिमल की स्किन होती है, यानी जब किसी बकरे को या किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उससे की जो जिल्द है वो स्किन होती है, लेकिन उसको चमड़े में कन्वर्ट किया जाता है। अब चमड़ा क्या है, लेदर कहलाते हैं। लेदर से फिर हमारे पास शूज़ बनते हैं, बैग्स वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें लेदर से बनाई जा रही होती हैं, ठीक है। तो स्किन को लेदर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसमें एक दो स्टेप के अंदर बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पे स्किन की सफाई के लिए। जैसे स्किन के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, वो केमिकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं उस बालों को साफ़ करने के लिए, और कुछ बैक्टीरिया भी इस्तेमाल किए जाते हैं उन बालों को साफ़ करने के लिए। तो इन शॉर्ट जो स्किन को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। अच्छे इन्वायरमेंटल के लिए ये इन्वायरमेंट को साफ़ करते हैं, और इसी वजह से ये बायो रेमिडिएशन में इस्तेमाल होते हैं। बायो रेमिडिएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर इन्वायरमेंट के पॉल्यूटेंट को रिमूव या डिग्रेड किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है या डिग्रेड, उसको तोड़ा जा रहा है, और उस तोड़ने में लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन, यानी रिमूवल एंड डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। ये पॉल्यूटेंट का रिमूव करना या उसको डिग्रेड, तोड़ना इन इन्वायरमेंट के अंदर किसको इस्तेमाल करते हुए? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए इसको बायो रेमिडिएशन कहा जाता है। और बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो इस प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे सिटी सीवेज, तो ये जो सिटी सीवेज होता है, यानी शहरों का जो गंदा पानी होता है, नालियों का, गटरों का, ये सीवेज कहलाता है। तो इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और उससे वो चीज़ें बनाते हैं जो नुकसानदेह नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बजाते खुद कोई नुकसान नहीं है। उसी तरह नाइट्रेट्स बनाएंगे, वो फ़ायदेमंद है प्लांट के लिए। इसी तरह वाटर प्रोड्यूस करेंगे, वो वैसे ही फ़ायदेमंद है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के ऐसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जो नुकसानदेह ना हो, बाज़ कंडीशन में फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो ये हमारे पास डिकम्पोजर बैक्टीरिया का काम है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पेट्रोल के अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे टालवीन वगैरह, तो उनको डाइजेस्ट करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑयल टैंकर लीक हो जाता है तो उसकी वजह से वो जो ऑयल स्पिल करेगा, लीक होगा, तो जगहों को ख़राब करेगा। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन जगहों को साफ़ करने में हेल्प करते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो बंदरगाहें होती हैं, जहाँ आप कह सकते हैं ऑयल टैंक, क्योंकि दुनिया के अंदर ज़्यादातर जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो समंदर के थ्रू हो रही है। तो ये जो बंदरगाह वगैरह होती है,
तो अगर इस पे कोई ऑयल टैंकर लीक हो जाता है तो लीक होने से वो ऑयल उस बंदरगाह के ऊपर फैल जाता है। अच्छा, उसका नुकसान ये है कि अगर खुदा न खास्ता समंदर के पानी के ऊपर ऑयल की लेयर बन जाए ना, तो ऑयल क्या करते हैं, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जब सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको जब लाइट नहीं मिलती उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और अगर किसी सिस्टम से प्रोड्यूसर जो फोटोसिंथेसिस करे उनकी डेथ होती है तो प्रोड्यूसर वो लेवल है जहां से फूड चेन स्टार्ट होती है, तो बहुत सारी फूड चेन के डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। तो बहरहाल ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑयल स्पिल, ऑयल लीक होने के बाद, ऑयल बह जाने के बाद उनको क्लीन अप करने में हेल्प करेंगे। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होंगे, उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो हैवी मेटल्स होती हैं ना, हैवी मेटल्स ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और बाज़ केसेस में कैंसर का बायस बन रही होती है। तो बहुत सारे जो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया वो इन हैवी मेटल को डिटॉक्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उनके साइड इफ़ेक्ट को, जैसे एक वेस्ट है उसमें हैवी मेटल्स हैं, अगर हम उस पर बैक्टीरिया का स्प्रे कर दें, कुछ बैक्टीरिया के टाइप ऐसे वो हैवी मेटल्स को उस मटेरियल से निकाल के उस मटेरियल को साफ़ कर देंगी, यानी उसमें फिर हैवी मेटल नहीं रहेंगी। अगर वो हैवी मेटल ना हो, इन्वायरमेंट में चीज़ आ भी जाती है तो वो फिर इतना नुकसान का बायस नहीं बनेगी। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जैसे किसी इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है तो धुएं के अंदर बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो नुकसानदेह होते हैं, तो यहाँ फ़िल्टर लगा दिए जाते हैं और इन फिल्टर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। तो जब धुआं गुजरता है तो बाज़ दफ़ा वो जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको साफ़ कर देता है और फिर ऐसा धुआं बाहर जाता है जो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होता, कम ख़तरनाक हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों में जो हमारी इंडस्ट्री का वेस्ट है जो किसी हद तक टॉक्सिक भी हो सकता है, तो उसको साफ़ करने में बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया बायो पेस्टिसाइड के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये जो वर्ड है ना पेस्ट कहते हैं किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो किसी प्लांट को नुकसान पहुंचाए, उसकी प्रोडक्ट को कम करे, यानी प्लांट को जो दुश्मन है वो पेस्ट कहलाते हैं। साइड कहते हैं मारना। तो अगर कोई केमिकल या कोई चीज़ पेस्ट को मार रही है वो पेस्टिसाइड कहलाती है। आमतौर पे ये जो हम स्प्रे वगैरह नहीं करते गंदम पर के पौधों पर, ये मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों पर जो स्प्रे कर रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। क्लियर, क्योंकि वो पेस्ट को मार रहे होते हैं, जो वहाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो प्लांट वगैरह के लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अगर हम पेस्ट को मारने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा बायोपेस्टिसाइड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया की है, तो हम इसको पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। और पेस्ट को कंट्रोल करना बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से ये बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहलाता है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला बैक्टीरिया एज ए बायोपेस्टिसाइड वो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, और ये सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया यानी मिट्टी में रहता है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, जैसे मैं कहता हूँ एक पत्ता है, ये बाज़ दफ़ा पत्तों के ऊपर स्पोर बनाता है और स्पोर के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन को डेवलप करता है, जब उस प्रोटीन को हम कहते हैं क्रिस्टल प्रोटीन्स। जब कोई छोटा सा इंसेक्ट इस पत्ते को खाता है और उसके ज़रिए से स्पोर अंदर चले जाते हैं, वो स्पोर क्या करते हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, जिससे वो जो इंसेक्ट जिसने इस पत्ते को खाया है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह हम उस पेस्ट को जिसने इस पत्ते को खाया है और इसी तरह वो बाकी दूसरे प्लांट को भी डैमेज कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया की खासियत ये वाली जो प्रोटीन है ना, ये अगर ह्यूमन बॉडी में चली जाए कोई नुकसान नहीं, या किसी जानवर में चली जाए, वाइल्ड लाइफ कोई कुत्ता बिल्ली इस तरह के जो जानवर हैं उनकी बॉडी में चले जाए कोई नुकसान। इवन जो पोलिनेटर्स होते हैं, जो पोलिनेशन करवा रहे होते हैं, प्लांट के पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं, उनको भी नुकसान। इवन जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है जैसे शहद की मक्खी वगैरह, उनको भी ये नुकसान नहीं पहुँचाती। ठीक है, इन शॉर्ट ये जो नुकसानदेह पेस्ट है उसको ये मारेगी, लेकिन जो फ़ायदेमंद ऑर्गेनिज्म है उनको ये नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अच्छा, फिर इसका फ़ायदा ये है कि ये इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह भी नहीं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उसमें से सिवाय इंसान के कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक नहीं है। और इंसान की भी जो ख्वाहिशात हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंट को ख़तरा है। अगर वो सिर्फ इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करे तब इंसान भी इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा नहीं बनता। तो बहरहाल ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको वैसे ही इन्वायरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होते इनको इन्वायरमेंट के अंदर, तो इस वजह से इन्वायरमेंटली सेफ़ होते हैं।
और अगर ये इंसानों में भी चले जाएं, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर होते हैं उनमें चले जाएं, पोलिनेटर या इंसेक्ट वगैरह की बॉडी में भी चले जाएं, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हार्मफुल पेस्ट को तो मारेंगे, लेकिन जो फ़ायदेमंद ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह हमारे पास जैसे स्प्रे है, स्प्रे तो अगर इंसान की बॉडी में चली जाए, अगर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चली जाए तो इंसान की भी डेथ हो सकती है। तो स्प्रे तो वैसे ही ख़तरनाक है, ठीक है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के अंदर टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, तकरीबन 20 मिनट में अपनी कॉपी बना लेते हैं। और बैक्टीरिया का एक और फ़ायदा है कि साइंटिस्ट से अपनी मर्ज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। मैनिपुलेट का मतलब है किसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, किसी से फ़ायदा उठाना, ठीक है। इन दो रीज़न्स की वजह से जो बैक्टीरिया है वो जो बायोलॉजी की बहुत सारी फील्ड है, ख़ासतौर पे जो जेनेटिक है उसमें बहुत सारा इस्तेमाल होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तो बायोकेमिस्ट्री, इन फील्ड के अंदर बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने जीन का फंक्शन चेक करना हो, अब जीन होता क्या है, ये बहुत दफ़ा डिस्कस भी हुआ है। जीन ये पार्ट ऑफ डीएनए होता है, पार्ट ऑफ डीएनए यानी डीएनए का पार्ट है। और डीएनए का वो पार्ट जिससे सेल प्रोटीन बनाता है, यानी डीएनए का वो पार्ट जिसमें प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो जीन कहलाता है। और बहुत सारी प्रोटीन जो जीन की वजह से बन रही होती है वो इंजाइम में कन्वर्ट होती हैं। बाद में जो इंजाइम है वो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन से चीज़ें बनती हैं, वो चीज़ें ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन को डेवलप करती हैं। तो इस वजह से खुदा न खास्ता अगर किसी के इस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो इंजाइम ख़राब हो जाएंगे, इंजाइम के ख़राब होने से केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और केमिकल रिएक्शन के डिस्टर्ब होने से वो जो चीज़ें बननी थी, वो जो स्ट्रक्चर बनने थे, वो सही तरह डेवलप नहीं होंगे और ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगी। इस वजह से जीन के बारे में कहा जाता है इट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं? जीन्स प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फंक्शन जब परफॉर्म करती हैं तो वो प्रोटीन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर डेवलप करती हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है उनको डेवलप करती हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर म्यूटेशंस करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीन किस तरह काम करते हैं उसको चेक करना होता है। तो साइंटिस्ट ने डीएनए के अंदर म्यूटेशन का मतलब चेंज, कि डीएनए का जो मैसेज है उसमें चेंज आना क्या कहलाता है, म्यूटेशन। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए में खराबी का आना, हालांकि म्यूटेशन का मतलब डीएनए में खराबी का आना नहीं, चेंज का आना है। चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है, चेंज नेगेटिव भी हो सकती है, और चेंज इवन साइलेंट भी हो सकती है जिसका कोई इफेक्ट ना हो। पॉजिटिव फायदेमंद, नेगेटिव नुकसानदेह, और साइलेंट म्यूटेशन जिसका कोई इफेक्ट ना हो। तो साइंटिस्ट मेक म्यूटेशन इन डीएनए, तो वो डीएनए के अंदर म्यूटेशन, और फिर चेक करते हैं इस म्यूटेशन का कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्या असर हुआ। तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि डीएनए कैरेक्टरिस्टिक को कैसे बनाता है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन हुई और कैरेक्टरिस्टिक में अगर चेंज आ गया तो इसका मतलब है डीएनए इन कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट साइंटिस्ट इस प्रोसीजर के ज़रिए से जीन के फंक्शंस, एंजाइम के फंक्शंस, और ये जो जीन और एंजाइम है ये कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में किस तरह इस्तेमाल होते हैं उनको साइंटिस्ट समझ सकते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में जीन कैसे काम करता है, या कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी प्रोसेस है, वो बड़ा सिंपल होता है। बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो उसके प्रोसेस भी सिंपल होंगे। तो साइंटिस्ट पहले कोशिश करते हैं इन सारे प्रोसेस को बैक्टीरिया में समझे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे कर रहा है, जीन से प्रोटीन कैसे बन रही है। तो इनको बैक्टीरिया में समझना आसान होता है क्योंकि बैक्टीरिया सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इसके प्रोसेस भी सिंपल होंगे। तो जब एक सिंपल चीज़ समझ में आ जाती है, बेसिक ग्राउंड बन जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है, फिर उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट को आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करके अपनी रिसर्च को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के सेल तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट जिसका सही डिवेल्प होगा वो फिर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इन शॉर्ट बैक्टीरिया पर जो रिसर्च है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, बाद में फिर उसी कॉन्सेप्ट को जब हम अप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इवन ह्यूमंस के जो जीन्स हैं या ह्यूमंस के जो क्रोमोसोम है, डीएनए के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो हमें वो बातें भी समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो जो नॉलेज हमें यहाँ से मिलेगा, द नॉलेज देन अप्लाइड टू स्टडी द सेम टाइप ऑफ जीन एंड एंजाइम इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को बदला जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बाहर का जीन लगा देते हैं,
तो ज़ाहिर बात है उसमें जब बाहर का जीन ऐड होगा तो थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा, उसके जेनेटिक मेकअप के अंदर, उसके जीन्स के अंदर बदलाव आ जाएगा। तो इस फील्ड को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बल्कि हमारे फ़ायदे के लिए जो हमने बात की ना, दे कैन ईजिली मैनिपुलेट, कि हम इनको अपने मकसद के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का डीएनए लेते हैं, और आमतौर पर ये हमने पहले भी डिस्कस किया, प्लाज्मिड लेते हैं, उसके अंदर एक ह्यूमन जीन जिसने एक ऐसी प्रोटीन बनानी है जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, उसके जीन हम डालते हैं उस प्लाज्मिड के अंदर, बैक्टीरिया में वो प्लाज्मिड वापस चला जाता है, और जब बैक्टीरिया अपना काम प्लाज्मिड, वो जीन अपना काम प्लाज्मिड के ज़रिए से करना शुरू करेगा, वो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आमतौर पे बैक्टीरिया से बहुत सारी जो थेराप्यूटिक प्रोटीन्स हैं, क्योंकि जीन अभी मैंने बताया प्रोटीन्स बना के अपना काम करते हैं, तो जब इंसान के जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो इसके ज़रिए से बहुत सारी थेराप्यूटिक प्रोटीन को बनाया जा सकता है। यानी वो प्रोटीन जो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही थी, हम बैक्टीरिया के ज़रिए से वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो वो शख्स जिसमें वो प्रोटीन पैदा नहीं हो रही, जैसे बाद लोग इंसुलिन उनकी बॉडी नहीं बना रही होती, बाद लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी आ जाती है, तो ज़ाहिर बात है अगर इंसुलिन बैक्टीरिया से हमने ली है तो बैक्टीरिया उस इंसान को लगाएं जिसको डायबिटीज़ है, शुगर है, अब उसका इलाज किया जा सकता है। थेराप्यूटिक प्रोटीन वो होती हैं जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो, जैसे इंसुलिन, ये शुगर का इलाज है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के अंदर जो डेफिशिएंसी आ रही है उसको इंप्रूव करती हैं, और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ इन बैक्टीरिया के ज़रिए से प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। जैसे एक मशहूर आप कह सकते हैं बीमारी है टेटनस, आमतौर पर चोट वगैरह लग जाती है, हम कहते हैं उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाए, तो टेटनस का जो इंजेक्शन है उसमें टेटनस की एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, अगर किसी के बॉडी में टेटनस का बैक्टीरिया चला गया है उसको जाके वो फ़ौरन किल कर देंगी, जिससे हमारी जो बॉडी है वो टेटनस से महफूज हो जाए। और टेटनस की वैक्सीन या टेटनस का जो इंजेक्शन है वो बहुत तरीक़ों से बनाया जा रहा था, उनमें से एक तरीका ये है कि उसके कुछ फ्रेगमेंट बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो लाजमी नहीं कि सारी की सारी टेटनस की जो वैक्सीन है वो बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करे, लेकिन एक तरीका बैक्टीरिया के ज़रिए से प्रोडक्शन करवाना भी है। तो ये हमारे पास बेनिफिशियल बैक्टीरिया का टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो नॉर्मल फ्लोरा है, कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर रहता है और हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा पहुंचाता है। इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।